हमारा देश जो अच्छे काम करता है उसके लिए हमें कितनी इज्जत, कितना सम्मान मिलता है। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी इंडिया द होली लैंड में। माया एक साधारण लड़की थी जो तिब्बती बस्ती में रहती थी। ये बस्ती उत्तरी कर्नाटका के हुबली शहर में मुंडुगोड के बाहरी छोर पर थी। माया बस्ती के बच्चों को तिब्बती पढ़ाती थी जिससे वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें। सुधा जी कहती हैं कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे और वो इस तिब्बती बस्ती में जाया करते थे। अगर किसी को आगे इलाज की जरूरत होती थी तो वो पिताजी के पास सरकारी अस्पताल में आता था। माया जब पहली बार माँ बनने वाली थी तो वो भी पिताजी के पास आने लगी। कुछ ही महीनों में वो हम सब की अच्छी मित्र बन गई। जब भी वो हॉस्पिटल आती मेरी माँ उसे खाने पर बुलाती। हम सब बातें करते हुए साथ समय बिताते। शुरू में हम उसकी लगभग सफेद दिखने वाली त्वचा, निष्कपट आंखें, थोड़ी चपटी नाक और गूंधी हुई चोटियां देखकर मंत्रमुग्ध रहते। वो हमें बुनाई सिखाने लगी। बुनाई सिखाते सिखाते वो अपनी जिंदगी की बातें बताती, अपने देश, अपनी जन्मभूमि का जिक्र बड़े प्यार और उत्साह के साथ करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती कि तिब्बती बहुत साधारण लोग होते हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, मगर हमारा बुद्धिज्म अलग तरह का है, इसे वज्रयान कहते हैं। हमारे देश के धर्म पर भारत, खासकर भारत के बंगाल प्रांत का बहुत प्रभाव है। हमारी लिपि बंगाली लिपि से बहुत मिलती है। एक दिन जब दलाई लामा के बारे में बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा, दलाई लामा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ज्ञान का सागर। हमारा देश अद्वितीय है, जहाँ पिछले 500 सालों से धार्मिक प्रमुख शासन करते आ रहे हैं। हम पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि हर दलाई लामा पिछले का अवतार है। ये 14वें दलाई लामा है। आपको पता है, भारत बुद्ध की पवित्र भूमि है। हमने हमेशा भारत का सम्मान किया है। बुद्धिज्म भारत से तिब्बत कैसे पहुंचा, इसके पीछे एक कहानी है। बहुत साल पहले एक राजा था जिसे दुश्मनों ने बंदी बना लिया और बदले में उसके वजन के बराबर सोना मांगा। जब बंदी राजा को ये खबर लगी तो उन्होंने अपने पुत्र के पास संदेशा भिजवा दिया कि मुझे बचाने में कोई सोना बर्बाद मत करो। इसके बदले में इस पैसे का इस्तेमाल पढ़े लिखे बौद्ध भिक्षुओं को भारत से लाने में करो। यहाँ पर स्कूल और मॉनेस्ट्रीज खोलो जिससे यहाँ के लोग शांति से रहकर ज्ञानार्जन कर सकें। कुछ महीनों बाद माया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उसका हमारे यहाँ आना बंद हो गया, मगर उसने अपनी बातों से तिब्बत और बुद्धिज्म के प्रति मेरे अंदर जिज्ञासा जगा दी। हाल ही में जब मुझे तिब्बत जाने का मौका मिला तो मुझे माया की याद आ गई। मुझे पता था तिब्बत में बहुत चाइनीज होंगे, मगर मुझे यरलॉन्ग घाटी में स्थित बुद्ध का मंदिर देखना था जिसका जिक्र माया ने किया था। आखिर जब मैं घाटी पहुंची तो शाम हो रही थी। सूरज चमक रहा था पर ठंडी हवा चल रही थी। ब्रह्मपुत्र नदी पतली धार में बह रही थी। हिमाच्छादित पहाड़ियों ने घाटी को घेर रखा था। चारों तरफ शांति बिखरी थी। यूं तो यरलॉन्ग की मॉनेस्ट्री एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, पर यहाँ मुट्ठी भर लोग ही दिख रहे थे। सब कुछ देखने के बाद मैं सीढ़ियों पर बैठकर शांत सौंदर्य को निहार रही थी। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री एक युवा व्यक्ति के साथ आई। वो कमजोर दिख रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। उसका चेहरा झुर्रीदार था। बालों की उसने चोटी बनाई हुई थी और तिब्बती कपड़े पहने थे। वहीं वो युवक आधुनिक कपड़े पहना था, टाइट जीन्स और फिट टी शर्ट। वो युवक मेरी तरह सीढ़ियों पर बैठ गया और बूढ़ी स्त्री छड़ी का सहारा लेकर मॉनेस्ट्री का चक्कर लगाने लगी। चक्कर लगाने के बाद मैंने देखा कि वो मुझे ध्यान से देख रही है। फिर उसने उस युवक से तिब्बती में कुछ कहा। वो चक्कर लगाने के बाद थक गई थी और वो भी सीढ़ियों पर बैठ गई। फिर उसने युवक से कुछ कहा जिस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने धीरे से छड़ी उठाई और मेरी तरफ आई। मेरे पास बैठ गई। उसने बड़े प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया, अपनी आंखों से छुआया और मुझे चूम लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो उठकर चली गई, पर मैंने देखा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, ऐसे कि जैसे उसकी कोई मनचाही इच्छा पूरी हो गई हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ उसने जहां से आंखों पर छुआए थे वहां से गीले हैं। तभी वो युवक मेरे पास आया और उसने कहा, मेरी दादी को माफ कर दीजिए, वो तिब्बत के अंदरूनी गांव की हैं, कभी गांव से बाहर नहीं गई, पहली बार यरलॉन्ग आई है। मैं उनके व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ।
वो इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने आश्चर्य से पूछा, आप हमारी तरह इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? उसने बताया, मेरा नाम केट सांग है। मैं 5 साल भारत में था। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में पढ़ता था। अभी मैं लासा में रेस्टोरेंट चलाता हूँ। यहाँ के लोग भारतीय खाना, भारतीय पिक्चरें बहुत पसंद करते हैं। अभी मैं अपनी दादी के साथ तीर्थ यात्रा पर आया हूँ। वो आपको धन्यवाद दे रही थी। पर किस लिए? मैंने तो आपके लिए कुछ किया नहीं। हाँ, पर आपके देश ने किया है। कितने सालों से हमारे दलाई लामा को शरण दी है। वो हमारे भगवान हैं, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, पर हम राजनीतिक कारणों से ये बात सबके सामने कह नहीं सकते। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर पूरे लासा में उनकी एक भी फोटो नहीं है। वो 14वें हैं। सिर्फ 13वें लामा तक हमारे पास फोटो, पेंटिंग और मूर्तियां हैं। मुझे अब तक उस बूढ़ी स्त्री के भाव नहीं समझ में आए कि वो क्या कह रही थी। पोते ने आकर समझाया कि वो कह रही थी कि मैं बूढ़ी हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कब तक जीऊंगी। मरने से पहले अगर मैंने धन्यवाद नहीं दिया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए मुझे सजा भी मिल जाए, मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है कि आज मैं एक भारतीय से मिली और उसे अपने दलाई लामा को शरण देने के लिए धन्यवाद दे पाई। आपकी भूमि सचमुच करुणामय है। मुझे उनके शब्दों में माया के शब्दों की प्रतिध्वनि सुनाई दी। मैं अपने उन गीले हाथों को देखकर मुस्कुरा दी। सच ही तो है, मारने वाले से बचाने वाला, शरण देने वाला देश ज्यादा सम्मानीय होता है। वहां के लोग दुनिया में ज्यादा इज्जत पाते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।